वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कंपेयर करने वाले हैं नेस्टेड इफ़ और सीक्वेंस इफ़ को। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से किसको यूज़ करने से हमें कौन सा एडवांटेज मिलता है और कौन सा डिसएडवांटेज मिलता है। हम एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंपेयर करेंगे नेस्टेड इफ विद सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स विद एन एग्जांपल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। डिफरेंस देख लेते हैं इनमें क्या है जी। द सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इज सिमिलर देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस इफ स्टेटमेंट जो है वो सिमिलर ही है, एक जैसी है nested if statement के। That is why the beginners usually prefer to use a sequence of if statement। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि जो बिगनर्स हैं, जो सी लैंग्वेज को अभी स्टार्ट करते हैं, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, वो क्या यूज़ करते हैं जी, वो सीक्वेंस ऑफ इफ़ स्टेटमेंट जो है वो उसको यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ नहीं करते। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट जो है हमारी क्या होती है, वो कैसे काम करती है, और इफ़ स्टेटमेंट्स जो है इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन आज हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। However, it is sometimes useful to use nested if instead of sequence of if statements। अच्छा जी, वो कह रहे हैं क्या होता है कि sometimes हम क्या यूज़ करते हैं, nested if statement जो है वो यूज़ करते हैं सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट की बजाय, ठीक है। सम सिचुएशंस में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं और सम सिचुएशंस में हम इफ स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी सी लैंग्वेज स्टार्ट की है, वो मोस्टली इफ़ स्टेटमेंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। इन in nested if statement, the remaining conditions are skipped when control reaches a logical condition। अच्छा जी, हमने देखा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम कैसे जो है, नेस्टेड इफ का जो हमारा सिंटेक्स था वो कैसे था। सबसे पहले हम लिखते थे इफ, और इसमें लिखते थे ब्रैकेट के अंदर लिखते थे कंडीशन, ठीक है। इस नेस्टेड इफ का बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इस इफ का अब हम एल्स भी लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो हम इसकी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस इफ का एल्स लिखते थे, ठीक है। ये एल्स लिख दिया। उसके बाद अगर हमारे पास एक और कंडीशन आती थी, नेस्टेड इफ है ना, तो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि अगर हम, नेस्टेड इफ का क्या मतलब था कि हम इफ की स्टेटमेंट के अंदर, इफ के कंडीशन के अंदर जो है वो इफ लिखते थे, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी ये बॉडी थी इफ की, तो अब क्या, इसके अंदर अगर हम एक और इफ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ लिखा, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगाई, ठीक है। उसके बाद जी हमने ये क्या कर रहे हैं, हम इसकी इफ के अंदर लिख रहे हैं। नेस्टेड इफ में यही पढ़ा था ना, इफ विद इन अ इफ कंडीशन, ठीक है। इफ की कंडीशन के अंदर एक और हम इफ की जो है वो कंडीशन लगाते हैं। और देखिए, इस इफ का एल्स जो है, यहाँ पर इसकी भी कोई और बॉडी आएगी या कोई स्टेटमेंट्स आएंगे, उसके बाद इस इफ का एल्स जो है वो इसी की बॉडी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये मैं लास्ट पे लिख देती हूँ। अच्छा जी, अब देखिए, हमने लिखा, हमने नेस्टेड इफ का जो है वो सिंटेक्स देख लिया। इफ की कंडीशन के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो हम इफ कंडीशन लगाते थे। इस, अच्छा जी, ये लगा ली। उसके बाद इस इफ का एल्स ये वाला हो गया, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद इस इफ का एल्स जो है, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था उसको रेस करके यहाँ लिख रही हूँ, ये इस इफ का एल्स हो गया। अब यहाँ पे क्या था, हम मल्टीपल इफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एल्स है तो इसके बाद हम एक और इफ लगा सकते हैं। यही नेस्टेड इफ हमारी जो है वो स्टेटमेंट थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता था, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे कि ये हमारी आउटर जो है वो कंडीशन होती थी, और ये वाला इफ जो है ये इनर वाला होता था, ये इनर कंडीशन होती थी। हम इफ, अगर हमारी आउटर कंडीशन ट्रू होती थी, देन हम इसकी बॉडी के अंदर जाते थे और इनर वाला जो इफ है उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते थे, वो रन होता था, ठीक है। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा क्या होता था, एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता था, ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो पार्ट था, ये क्या होता था, हमारा स्किप्ड हो जाता था, ये एग्जीक्यूट
नहीं होता था। यही बात ये बता रहे हैं कि हमारी रिमेनिंग कंडीशन आर स्किप व्हेन द कंट्रोल रीचेस अ लॉजिकल डिसीजन। ठीक है, जब उसने डिसीजन कर लिया कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या करता था, अगर ट्रू है तो वो अंदर वाली बॉडी जो है उसको एग्जीक्यूट करता था और एल्स वाले पार्ट को क्या करता था, स्किप कर देता था। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले उसकी जो इफ के नीचे जो स्टेटमेंट्स है उनको स्किप कर देता था और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देता था। मतलब नेस्टेड इफ में क्या होता था कि हमारे पास सम ब्लॉक जो है स्टेटमेंट के वो एग्जीक्यूट होते थे और सम स्किप्ड हो जाते थे। आगे देखते हैं, ये था हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में। इन अ सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट, अब इफ सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट में देखते हैं क्या होता है, ऑल कंडीशन आर टेस्टेड इन एनी केस। अच्छा जी, अब नेस्टेड इफ हमने देखा था कैसे था, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इफ कैसे था, उसका सिंटेक्स हमने इफ लिखा, फिर हमने कंडीशन लिखी। ठीक है, इसका कोई एल्स पार्ट नहीं होता था, ये सिंपल इफ थी। ठीक है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद फिर इफ़ का जो है वो हम कंडीशन लगाते थे। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ इफ़ था। फिर हमने अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद फिर अगर हमने कंडीशन बतानी है तो फिर हम यहाँ पर अपनी कंडीशन बताते थे। ठीक है, इस तरह से था हमारा इफ़ का। अच्छा जी, अब क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो देन सेकेंड वाली कंडीशन पर जाता है। सेकेंड वाली कंडीशन को चेक करता है, और अगर सेकंड वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो वो क्या करता है, वो थर्ड वाली कंडीशन को भी जाके चेक करता है। मतलब यहाँ पे तो इसको तो चाहिए कि सेकंड वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो ये बाकी के ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो उनको स्किप करते, उनको एग्जीक्यूट ना करें। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इफ में क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो भी जाती है, उसके बाद भी कितनी ज़्यादा कंडीशंस अगर हमने लगाई हुई हैं, ठीक है, वो उनको भी चेक करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, ठीक है, अब क्या है, हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, अब हमें क्या ज़रूरत है कि फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई है तो बाकी कंडीशंस को चेक करे, उसको चाहिए कि वो बाकी कंडीशंस को स्किप करते। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट में ऐसा काम नहीं होता। वो अगर फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है तो उसने जितनी भी आगे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जितनी भी आगे कंडीशंस लिखी हुई हैं, उन सब कंडीशंस को वो सीक्वेंसली चेक करता है। मतलब वन बाय वन जो है, एक के बाद एक वो उन स्टेटमेंट्स को चेक करता है। यही इसका डिसएडवांटेज है। हमने नेस्टेड इफ में देखा ना कि अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उसका वो वाला स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, बाकी वाला ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाता है। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इफ में क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली भी ट्रू है तो उसने बाकी आने वाली सारी कंडीशन जितनी भी हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना है, उनको जो है टेस्ट करना ही करना है। इससे क्या होता है कि हमारा सीपीयू का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, ये देख लें एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है आपको कि उन्होंने जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखा, उसके बाद देखें मेन फंक्शन स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की उन्होंने जी, एक इंटीजर जो है एक नंबर लिया यूज़र से। ठीक है, उसकी डाटा टाइप क्या है, हमारे पास एन इंटीजर है और वेरिएबल का नेम हमने क्या रखा, एन। एंटर करो जी आर नंबर, स्कैन ऐप के थ्रू जो है वो हमने एंटर करवा लिया नंबर। अब देखिए इफ़ अगर यूज़र जो है क्या करता है, टू एंटर करवाता है तो क्या होगा जी, इफ़ कंडीशन चेक की, इफ़ एन में क्या पड़ा हुआ है, एन में उसने एंटर करवाया है टू वैल्यू, टू ग्रेटर देन है ज़ीरो से। ठीक है, हाँ जी, ट्रू तो ग्रेटर देन, टू जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से, ये हो गई मेरी कंडीशन ट्रू। अब मुझे क्या है, मुझे स्क्रीन पर क्या शो होगा कि ये वाला टेक्स्ट जो है प्रिंट एफ करवा दो द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब मुझे स्क्रीन पर द प्रिंट द नंबर इज़ पॉजिटिव जो है वो मुझे अब स्क्रीन पर शो होगा। अब क्या होना चाहिए था कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट जो है पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो प्रोग्राम को चाहिए था कि वो एग्जिट हो जाए ताकि हमारा न्यू प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो और सीपीयू का टाइम जो है वो बच सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन ट्रू भी हो गई है तो उसने देन नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करना है। अब एन जो है टू से छोटा है, गलत हो गई है कंडीशन, फॉल्स है। फिर इसको भी मतलब इसको नहीं प्रिंट करवाएगा, लेकिन ये सारी कंडीशंस को वो
चेक करेगा, अगर इधर और कंडीशंस आती हैं उनको भी चेक करता है। ये हमारा डिसएडवांटेज है सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, इसकी अब हम जो है वर्किंग देख लेते हैं। इसमें क्या बताएं, द अबव एग्जांपल इनपुट्स अ नंबर। अच्छा जी, उसके बाद देख लें, अगर हमने यही प्रोग्राम जो है वो उसमें लिखा होता नेस्टेड इफ में, तो क्या होना था, ऐसे इफ उसके बाद ये हमारा नेस्टेड इफ में कैसे आना था। अच्छा, अगर ये हमारा नेस्टेड इफ में प्रोग्राम लिखा होता तो क्या होना था, इफ अगर एन लेस देन है ग्रेटर देन है जीरो से, ये कंडीशन ट्रू हो जाती, तो बाकी की जितनी भी हमारी कंडीशंस थी वो क्या होनी थी, स्किप हो जानी थी, वो एग्जीक्यूट नहीं होनी थी। जबकि हमने सीक्वेंस इफ में देखा कि हमारी सारी की सारी कंडीशन जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। द अबव एग्जाम्पल इनपुट्स अ नंबर। ठीक है, ये बता रहे हैं ऊपर वाली एग्जाम्पल का कि इसने क्या किया जी, नंबर जो है वो इनपुट करवाया है। इट यूज अ सीक्वेंस ऑफ देयर इफ स्टेटमेंट। इसने कौन सी जो है कौन सी लॉजिक को यूज़ करते हुए, इसने कौन से सीक्वेंस को यूज़ करते हुए, कौन से स्ट्रक्चर को, कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसने जी अपना प्रोग्राम लिखा है, किसको सीक्वेंस ऑफ जो है सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसने अपनी प्रोग्राम की लॉजिक बनाई। और थ्री इफ स्टेटमेंट्स टू फाइंड वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, थ्री स्टेटमेंट से देख लें, वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट और थ्री स्टेटमेंट से उन्होंने हमने फाइंड किया कि नंबर जो है वो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। सपोज द यूजर इनपुट्स अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब जैसे मैंने एंटर करवाया था पॉजिटिव नंबर, द आंसर इज डिसाइडेड इन द फर्स्ट इफ स्टेटमेंट एज द नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मतलब उसने पहली वाली कंडीशन चेक की तो मेरी वो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। तो क्या कहता है, बट द अबव एग्जाम्पल विल स्टिल एग्जीक्यूट द रिमेनिंग टू इफ स्टेटमेंट्स आल्सो। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर ये एग्जाम्पल हमारे जो हमने एंटर करवाई है, पॉजिटिव वैल्यू करवाई है, तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये बाकी की कंडीशंस को भी चेक करेगा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इफ में यही है, इट विल वेस्ट सीपीयू टाइम। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इससे क्या होता है, हमारा सीपीयू का टाइम जो है वो वेस्ट होता है। अब देखिए इन जो है स्टेटमेंट्स को चलाने का हमारा क्या पर्पज़ है, कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इफ में क्या है, ये फिर भी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, द above situation can be avoided by using nested if statement। ठीक है, वो कह रहे हैं इस सिचुएशन को हम जो है अवॉइड कर सकते हैं, किससे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके जो है हम इस सिचुएशन को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए जो है वो नेस्टेड इफ हमारे लिए सम सिचुएशंस में जो है वो बेस्ट होता है और सम सिचुएशंस में हमारे पास बेस्ट नहीं होता। अच्छा जी, आज के जो हमारा लेक्चर था हमने कंपेयर किया नेस्टेड इफ़ और सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स में। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।